Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is nephrology और स्टार्ट करते हैं renal system. क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक एनाटॉमी. तो पहले एनाटॉमी से स्टार्ट करते हैं, फिर हम इसकी एम्ब्रियोलॉजी को डिस्कस करेंगे और फिर हम फिजियोलॉजी को स्टार्ट करेंगे. तो जो किडनी होती है, किडनी आर द बीन शेप. ओके, किडनी क्या होती है? किडनी एक बीन शेप रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होता है. ओके, किडनी क्या होती है? किडनी बीन शेप रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होता है. पेरिटोनियम के पीछे पड़ा हुआ होता है. और किडनी के सुपीरियर सरफेस के ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसको बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड. ओके, इसके अपर पोल के ऊपर क्या पड़ा होता है? एड्रीनल ग्लैंड पड़ा होता है. ठीक हो गया? ओके. तो किडनी क्या है? किडनी एक बीन शेप बीन शेप रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होता है. और इसके अपर पोल के ऊपर आपको क्या देखने को मिलता है? अपर पोल के ऊपर आपको एड्रीनल ग्लैंड देखने को मिलता होता है. क्लियर? एड्रीनल ग्लैंड देखने को मिलता है. अब किडनी के दो पोर्शन होते हैं. किडनी के दो पोर्शन होते हैं, आउटर पोर्शन एंड इनर पोर्शन. जो आउटर पोर्शन होता है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, और जो इनर पोर्शन होता है उसको बोलते हैं मेडुला. ओके, ठीक हो गया. तो लेट्स समराइज. किडनी क्या है? बीन शेप रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होता है. इसके अपर पोल के ऊपर आपको एड्रीनल ग्लैंड देखने को मिलता है. और जब किडनी का कट सेक्शन बनाओगे तो कट सेक्शन के अंदर आपको क्या मिलता होता है? कट सेक्शन के अंदर, सपोज ये आपका कट सेक्शन है, कट सेक्शन के अंदर आपको क्या मिलता है? आउटर मोस्ट पार्ट, जिसको बोलते हैं हम कॉर्टेक्स. ओके, आउटर पार्ट को बोलते हैं हम कॉर्टेक्स, और जो इनर पार्ट है उसको बोलते हैं मेडुला. ओके, आउटर पार्ट को बोलते हैं कॉर्टेक्स, इनर पार्ट को बोलते हैं मेडुला. ओके, मेडुला बोलते होते हैं. क्लियर? तो ये आ जाएगा. अब किडनी की जो ब्लड सप्लाई है ये काफी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि किडनी का फंक्शन क्या है? किडनी ने ब्लड को फिल्टर करना है. किडनी ने ब्लड को फिल्टर करना है. ब्लड में से जो यूरिया नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट है उसको एलिमिनेट करना है. यूरिया नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट करना है, ब्लड को फिल्टर करना है. ब्लड को फिल्टर करने के बाद ग्लूकोज न्यूट्रिएंट्स को रीअब्सॉर्ब करना है, बाकी चीजों को यूरिन के अंदर एक्सक्रीट करना है. तो किडनी का मेन फंक्शन क्या है? ब्लड की फिल्ट्रेशन करना. जब इसका मेन फंक्शन ब्लड की फिल्ट्रेशन करना है तो इसका मतलब है आपको रीनल ब्लड सप्लाई को पढ़ना पड़ेगा. ओके, तो जो रीनल आर्ट जो आपको किडनी को जो ब्लड सप्लाई देती होती है वो होती है रीनल आर्टरी. किडनी की तरफ जो ब्लड लेके आती है उसका नाम है रीनल आर्टरी. और रीनल आर्टरी किसकी ब्रांच होती है? रीनल आर्टरी एब्डोमिनल अयोर्टा से आती होती है. ओके, एब्डोमिनल अयोर्टा से आती है. अब यहाँ पर एक एफसीपीएस का एमसीक्यूज पॉइंट भी है कि जो हाईएस्ट सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो आपको रीनल आर्टरी से देखने को मिलता है. इसकी वजह क्या होती है? जो रीनल आर्टरी होती है ये एब्डोमिनल अयोर्टा से डायरेक्टली अराइज कर जाती होती है, जिसकी वजह से अयोर्टा का प्रेशर रीनल आर्टरी में ट्रांसमिट हो जाता है, जिसकी वजह से रीनल आर्टरी के अंदर मैक्सिमम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है. क्लियर? तो ये चीज आ जाती होती है. अब जो रीनल आर्टरी होती है वो एब्डोमिनल अयोर्टा से निकलती होती है, और फिर ये छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड होने के बाद फाइनली एक कैपिलरीज का बाल बना देती है, एक कैपिलरीज का टफ्ट बनाती है. इस कैपिलरीज के टफ्ट को बोलते हैं ग्लोमेरुलस. ठीक हो गया? इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस. और जो ग्लोमेरुलस है इसमें क्या होती है? इसमें नेफ्रॉन की फिल्ट्रेशन होती है. तो सबसे बड़ी आर्टरी है एब्डोमिनल अयोर्टा, उससे निकलती है रीनल आर्टरी, और वो एक छोटी कैपिलरी में डिवाइड हो जाती है जिसका नाम है ग्लोमेरुलस. और ग्लोमेरुलस की क्या सिग्निफिकेंस होती है? ग्लोमेरुलस के अंदर क्या होती है? फिल्ट्रेशन देखने को मिलती है. ओके, जीएफआर वगैरह देखने को मिलता है. तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है. अब जो मेन जो आपका नेफ्रॉन का फिल्टरिंग पार्ट है वो ग्लोमेरुलस होता है. अब देखो, ग्लोमेरुलस के पास जो एक आर्टरी लेके आ रही है उसको बोलते हैं एफरेंट आर्टरियोल, और जो इसके पास से ब्लड लेके जा रही है उसको बोलते हैं इफरेंट आर्टरियोल. तो ग्लोमेरुलस के पास जो ब्लड लेके आती है वो एफरेंट आर्टरियोल है, और जो लेके जाती है वो इफरेंट आर्टरियोल है. लेट्स समराइज द रीनल ब्लड फ्लो. सबसे पहले एब्डोमिनल अयोर्टा आया, उससे रीनल आर्टरी आई, रीनल आर्टरी से सेगमेंटल आर्टरी आई, यानी किडनी के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं? सेगमेंट्स बने होते हैं. वहां पे सेगमेंटल आर्टरी आई, तो ये सेगमेंटल आर्टरी है. फिर जो सेगमेंटल आर्टरी होती है वो इंटरलोबार सेप्टम में ट्रांसमिट करती है, जिसको बोलते हैं इंटरलोबार आर्टरी. फिर इंटरलोबार आर्टरी एक आर्क लाइक आर्टरी बनाती है जिसको बोलते हैं आर्कवेट आर्टरी. फिर जो आर्कवेट आर्टरी होती है वो एक पार्टिकुलर किडनी के लोब्यूल में एंटर हो जाती है, दिस इज कॉल्ड इंटर लोब्यूलर आर्टरी. फिर जो इंटरलोब्यूलर आर्टरी है वहां से बनता है एफरेंट आर्टरियोल, एफरेंट लेके आने वाला. और इसके बाद ग्लोमेरुलस बनता है जिसको टफ्ट ऑफ कैपिलरीज कहते हैं. फिर इसके बाद इफरेंट आर्टरियोल है. तो मैं एफरेंट को आफरेंट बोलूंगा ताकि डिफरेंशिएट करने के लिए. इसके बाद आती है इफरेंट आर्टरियोल. जो इफरेंट आर्टरियोल होती है और एफरेंट आर्टरियोल, इनका मेन फंक्शन क्या होता है? इफरेंट और आफरेंट इसने क्या करना है? जीएफआर को कंट्रोल करना है. कैसे? वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ.
इसके बाद जो इफरेंट आर्टरियोल होती है वो क्या बनाती है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। नाम से लग रहा है कि जो नेफ्रॉन का फिल्टरिंग पार्ट था वो ग्लोमेरुलस था, बाकी पोर्शन है ट्यूबुलर पार्ट। तो जो ट्यूबुलर पार्ट को सप्लाई करती होती है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है। ओके, तो जो किडनी का जो स्ट्रक्चरल पार्ट होता है, किडनी का जो स्ट्रक्चरल पार्ट है वो फंक्शनल पार्ट है, वो नेफ्रॉन है। और नेफ्रॉन के अंदर जो फिल्ट्रेशन वाला पार्ट होता है वो ग्लोमेरुलस होता है। यानी नेफ्रॉन में जो ग्लोमेरुलस होता है उसका मेन फंक्शन है सारे ब्लड को फिल्टर करना, फिल्ट्रेशन करना। इसके बाद बाकी जो पोर्शन होता है ट्यूब्यूल का उसको बोलते हैं ट्यूबुलर पोर्शन, जिसमें प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हैले, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैले, असेंडिंग या थिक लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैले, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, इन सबको बोलते हैं ट्यूब्यूल्स। और ट्यूब्यूल्स के मेन दो फंक्शन होते हैं, या तो सब्सटेंस को ट्यूबुलर फ्लूइड से रीअब्सॉर्ब कराने के बाद ब्लड में भेजना, यानी यूरिन से ब्लड में भेजना उसको बोलते हैं रीअब्सॉर्प्शन, या फिर ब्लड से यूरिन में भेजना इसको बोलते हैं सिक्रेशन। तो जो नेफ्रॉन के दो पार्ट होते हैं जो कि बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है, एक आपका ग्लोमेरुलस होता है और दूसरा ट्यूब्यूल होता है। जो ग्लोमेरुलस होता है इसका फंक्शन है फिल्ट्रेशन करना, और जो ट्यूब्यूलर पार्ट है उसका काम है रीअब्सॉर्प्शन करना और सिक्रीशन करना। रीअब्सॉर्प्शन का मतलब है कि यहाँ पे जो सब्सटेंस होते हैं वो कहाँ से कहाँ जाएंगे, ट्यूबुलर फ्लूइड से जाएंगे, कहाँ पर, प्लाज्मा में जाएंगे, ब्लड में रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे। और सिक्रीशन का क्या मतलब है, कोई चीज प्लाज्मा से कहाँ पे आ रही है, ट्यूबुलर फ्लूइड में आ रही है। क्लियर? तो ये आपको ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती है पूरे ट्यूब्यूल्स को सराउंड करती होती है, और चूंकि ये ट्यूब्यूल को सराउंड करती है तो जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती है रीअब्सॉर्प्शन को और सिक्रीशन को कंट्रोल करती होती है। क्लियर? अब जो आपको बताया था जो नेफ्रॉन होता है इसके दो पार्ट होते हैं। जो आउटर पार्ट है उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, और जो इनर पार्ट है उसको मेडुला कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम, मेडुला कहते होते हैं। ओके, तो जो आपका रीनल मेडुला होता है, ओके, सपोज ये कॉर्टिकल पोर्शन है और ये मेडुलरी पोर्शन है। जो मेडुला वाला पोर्शन होता है, ओके, इसको जो परफियन वाली सप्लाई होती है वो सबसे लास्ट में आती है। यानी मेडुला वाला जो पोर्शन है इसको जो परफियन मिलती है सबसे लास्ट में मिलती है। ओके, जब इसको परफियन सबसे लास्ट में मिलती है यानी इसको सबसे कम ब्लड फ्लो मिल रहा है, सबसे लास्ट में मिल रहा है। दैट मीन्स अगर किडनी को हाइपोक्सिया होता है, पूरी बॉडी को हाइपोक्सिया होता है, किडनी को हाइपोक्सिया होता है, तो सबसे ज्यादा जो वल्नरेबल पार्ट होता है वो मेडुला होता है। तो मेडुला की यह सिग्निफिकेंस है, दिस इज द मोस्ट वल्नरेबल पार्ट जहां पे आपको हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा। हाइपोक्सिया सबसे ज्यादा आपको इसी पार्ट में देखने को मिलता होता है। तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के क्या फंक्शन बता दिया। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के दो फंक्शन आपको मैंने बता दिया। जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है ट्यूब्यूल्स को सराउंड करती होती है, और जब ये ट्यूब्यूल को सराउंड करती है तो ये क्या करेगी, ये रीअब्सॉर्प्शन और सिक्रेशन करेगी। या तो प्लाज्मा में भेजेगी सब्सटेंस को, या प्लाज्मा से निकलवाएगी। तो ये रीअब्सॉर्प्शन हो गया, ये आपका सिक्रेशन हो गया। इसके बाद जो तीसरा आपका आ जाएगा वो आपका क्या आ जाएगा, जो तीसरा आ जाएगा वो आपका क्या होगा, तीसरा जो मेन फंक्शन है जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती है इसमें एक एंडोक्राइन फंक्शन भी होता है। वो एंडोक्राइन फंक्शन क्या होता है, जब आपको हाइपोक्सिया होता है, हाइपोक्सिया में जो मोस्ट वल्नरेबल पार्ट होता है वो आपका मेडुला होता है। तो ये बात तो आपने रट्टा मार लिया। और जब हाइपोक्सिया होता है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के जो सेल्स होते हैं इसके जो एंडोथेलियम होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है, इरिथ्रोपोइटिन। जब आपको क्या होगा, हाइपोक्सिया होगा, जब हाइपोक्सिया होगा पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन प्रोड्यूस करेगी। ये इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन क्या करेगा, ये इरिथ्रोपोइसिस को बढ़ा देगा। जब इरिथ्रोपोइसिस ज्यादा होगी तो आरबीसी का मैस आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। क्लियर? तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। इसके बाद किडनी की जो वीनस सप्लाई है वो थोड़ी सी ऑपोजिट होती है। ओके, सबसे पहले आपका रीनल वेन आता है, फिर सेम आपकी वेन्स जाती होती है, और जो किडनी की जो वेन्स होती है वो किस में खत्म होती है, रीनल वेन में खत्म होती है। फाइनली आपकी रीनल वेन में देखने को मिलती है। अब रीनल वेन की सिग्निफिकेंस बता देता हूँ। जो रीनल वेन होती है, ओके, रीनल वेन, रीनल वेन का रीनल आर्टरी तो एब्डोमिनल एयोर्टा से निकली थी, लेकिन जो रीनल वेन होती है उसका ड्रेनेज डिफरेंट होता है। राइट साइड पे डिफरेंट है और लेफ्ट साइड पे डिफरेंट है। जो राइट साइड पर जो होती है, क्योंकि इंफीरियर वेना कैवा आपकी राइट साइड पे है, इंफीरियर वेना कैवा आपकी राइट साइड पे है, दैट इज वाई जो राइट रीनल वेन होती है वो कहाँ खत्म होती है, राइट रीनल वेन आपके इंफीरियर वेना कैवा में खत्म होती है। लेकिन जो लेफ्ट रीनल वेन होती है, ओके, लेफ्ट रीनल वेन आपके कहाँ पड़े भी होती है, लेफ्ट साइड पे देखने को मिलती होती है। तो जो लेफ्ट रीनल वेन है ये कहाँ पे खत्म होती है, ये आपके इंफीरियर वेना कैवा में आके खत्म नहीं हो, ओके, लेट्स एक मिनट। जो रीनल वेन होती है
इंपॉर्टेंट सा थोड़ा सा ये चीज आ गई है। जो रीनल वेन होती है, ओके, रीनल वेन ये कहाँ पे खत्म होती है? रीनल वेन चाहे राइट साइड की हो चाहे लेफ्ट साइड की हो, वो आपकी इंफीरियर वेना कैवा में खत्म होती है, इंफीरियर वेना कैवा में खत्म होती है। तो पहले करेक्शन कर दूं, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, इस कॉन्सेप्ट को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जो रीनल वेन होती है, चाहे वो राइट साइड की हो चाहे वो लेफ्ट साइड की हो, इसने कहाँ खत्म होना है? इंफीरियर वेना कैवा में खत्म होना है। लेकिन जो राइट रीनल वेन होती है, ओके, चूंकि राइट रीनल वेन इंफीरियर वेना कैवा के पास पड़ी हुई है, यानी जो इंफीरियर वेना कैवा होता है, ओके, इंफीरियर वेना कैवा राइट साइड पे पड़ा होता है, जबकि लेफ्ट वाली लेफ्ट साइड पे होती है। दैट मीन्स कि जो राइट रीनल वेन होती है, उसकी जो लेंथ होती है वो रिलेटिवली कम होती है एज कम्पेयर टू लेफ्ट रीनल वेन। यानी जो लेफ्ट रीनल वेन है उसकी लेंथ ज्यादा होती है। जब लेफ्ट रीनल वेन की लेंथ ज्यादा होती है तो हम क्या करते हैं, इस वेन को हम ट्रांसप्लांटेशन के लिए इस्तेमाल करते होते हैं। तो जो लेफ्ट रीनल वेन है, दिस इज इंपॉर्टेंट, वाई? बिकॉज इसको हम रीनल ट्रांसप्लांटेशन में हम इसको इस्तेमाल करते होते हैं। ओके, इस वेन को हम यूटिलाइज कर लेते हैं, क्योंकि जो नई किडनी होती है वो कहाँ रखेंगे? हम पेल्विस में रखेंगे। तो हमें जो राइट लॉन्गर लेफ्ट साइड की रीनल वेन है, हम उसको ग्राफ्ट के तौर पर इस्तेमाल कर लेंगे। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता दूं कि आपकी जो गुनेड्स होती है, गुनेड्स गुनेड्स को भी ड्रेन करने के लिए वेन्स होती है। जो आपकी गुनेड्स होते हैं, मेल में टेस्टिस और फीमेल में क्या होते हैं? ओवरीज होते हैं। उनके लिए जो वेन होती है उसको बोलते हैं गुनेडल वेन। गुनेड्स के लिए जो वेन होती है वो गुनेडल वेन होती है। अब जो गुनेडल वेन होती है, राइट साइड पे कहाँ खत्म होगी और लेफ्ट साइड पे कहाँ खत्म होगी? जो गुनेडल वेन होती है, राइट साइड वाली कहाँ चली जाती है? राइट साइड वाली इंफीरियर वेना कैवा में जाती है। लेकिन जो लेफ्ट साइड वाली होती है वो कहाँ खत्म होती है? लेफ्ट साइड वाली लेफ्ट रीनल वेन में जाती होती है। अब इसकी क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस आपको देखने को मिलती होती है? ओके, इसकी क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है कि अगर किसी पेशेंट को क्या हुआ, ओके, कहने का मतलब है आरसीसी हुआ, ओके, आरसीसी आपको देखने को मिला, रीनल सेल कैंसर आपको देखने को मिला, राइट साइडेड, ओके, ठीक हो गया। मतलब अगर कोई मलिग्नेंसी वगैरह हो गई है तो इसकी एक क्लिनिकल सिग्निफिकेंस आपको देखने को मिलती है कि जो लेफ्ट गुनेडल वेन है वो लेफ्ट रीनल वेन में खत्म होती है, ओके, और जो राइट साइड वाली होती है वो इंफीरियर वेना कैवा में चले जाती है। मतलब अगर किसी को आरसीसी होता है, जो आरसीसी होता है, रीनल सेल कैंसर होता है, वो लेफ्ट रीनल वेन को इन्वेट करेगा। जब लेफ्ट रीनल वेन को इन्वेट करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा? आपको लेफ्ट साइड पे क्या देखने को मिलेगी? वैरिकोसील वगैरह आपको देखने को मिलेगी। ओके, ठीक हो गया। ओके, तो एक बात रट्टा मार लेना, जो टेस्टिकुलर वैरिकोसील है, जो टेस्टिकुलर वैरिकोसील होती है, ओके, वो आपको लेफ्ट साइड पे ज्यादा देखने को मिलती है। ओके, ठीक हो गया। तो ये आपने रट्टा मार लेना है इन केस ऑफ आरसीसी। ओके, क्योंकि जब लेफ्ट गुनेडल वेन ऑब्स्ट्रक्ट होगी तो उसकी वजह से जो टेस्टिस के पेनिफॉर्म प्लेक्सिस है उनकी डायलेटेशन देखने को मिलेगी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह आ गया। ओके, क्लियर? तो ऑलमोस्ट हम आगे चलते होते हैं नेक्स्ट। तो ओके, तो हम इसके बाद हम आगे चलते होते हैं। ये भी हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह हो गया। ओके, तो जस्ट समराइज दिस कि जो आपकी लेफ्ट रीनल वेन होती है, ओके, इट रिसीव्स टू एडिशनल वेन। जो लेफ्ट रीनल वेन होती है उसके अंदर दो वेन्स आके खत्म होती है। एक आपका लेफ्ट सुप्रा रीनल होती है और एक लेफ्ट गुनेडल होती है। और जो किडनी का रीनल मेडुला होता है उसमें ब्लड फ्लो रिलेटिवली कम आता होता है, लास्ट टू बी परफ्यूज्ड, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया की वजह से मोस्ट सेंसिटिव पार्ट यही होता है, इस्केमिक डैमेज की वजह से। और जो लेफ्ट किडनी होती है, इट इज टेकन ड्यूरिंग द लिविंग डोनर ट्रांसप्लांटेशन। अगर हमने किसी से डोनेट करनी है, किसी से लेनी है, तो वो लेफ्ट साइड की लेते होते हैं, लेफ्ट साइड की किडनी लेते होते हैं। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड की जो किडनी का जो वेन है, रीनल वेन, काफी लंबी होती है, तो डोनर के तौर पे भी इस्तेमाल होती है और ग्राफ्ट के लिए भी हमारी लेफ्ट साइड की इस्तेमाल हो जाती है। क्लियर? तो ये ऑलमोस्ट ये बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह हो जाएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं, ओके, इसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं इसके ग्लोमेरुलस के बेसिक एनाटॉमी के ऊपर। तो ग्लोमेरुलस होता है, ग्लोमेरुलस क्या होता है? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होती है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, कैपिलरीज का गुच्छा होता है। अब ग्लोमेरुलस को सप्लाई करने वाली जो आर्टरियोल होती है उसको बोलते हैं आफरेंट आर्टरियोल, और जो उससे ब्लड लेके जाती है उसका नाम है इफरेंट आर्टरियोल। ठीक हो गया? उसको क्या बोलते हैं हम? इफरेंट आर्टरियोल वगैरह बोलते होते हैं। क्लियर? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपने रट्टा मार लेना है। क्लियर? तो इसके बाद हम आगे आ जाते हैं, जो आपके आर्टरियोल्स होते हैं उनमें, या जो ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस में
जो लाइनिंग सेल्स होती है वो कौन सी होती है, एंडोथेलियम होती है। और ग्लोमेरुलस कौन सी एपिथेलियम होती है, वो है फेनेस्ट्रेटेड एपिथेलियम। फेनेस्ट्रेटेड का मतलब है यहाँ पे आपको ओपनिंग्स मिलती होती है। फेनेस्ट्रेशन का क्या मतलब होता है, ग्लोमेरुलस के अंदर मल्टीपल ओपनिंग्स होती है, और मल्टीपल ओपनिंग्स होती है, दैट इज वाई ये क्या करेगी, प्लाज्मा को फिल्टर करेगी। प्लाज्मा को जब फिल्टर करेगी तो क्या प्रोड्यूस होगा, फिल्ट्रेट प्रोड्यूस होगा, जिसकी रीअब्सॉर्प्शन होती है या जिसकी सिक्रीशन देखने को मिलती है। ओके, तो जो एंडोथेलियम सेल्स होती है वो आपको कहाँ देखने को मिलती है, एंडोथेलियम सेल्स आपको ग्लोमेरुलस की लाइनिंग में देखने को मिलती है। फिर इसके बाद हमारा, अगर आप इस डायग्राम को जूम करो, ओके, तो ये आपके क्या है, ये आपके एंडोथेलियल सेल्स है। फिर इसके बाद ये आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और फिर उसके बाद ग्लोमेरुलस को कवर करने वाले एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनके बड़े बड़े फूड प्रोसेस है। इन सेल्स को बोलते हैं पोडोसाइट। ओके, ठीक हो गया। तो ग्लोमेरुलस क्या होता है, ग्लोमेरुलस इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, जिसमें एंडोथेलियल सेल्स आपको देखने को मिलते हैं। एंडोथेलियल सेल्स आपको देखने को मिलते होते हैं। फिर इसमें फेनेस्ट्रेशन देखने को मिलती है। फिर इसकी एक बेसमेंट मेम्ब्रेन आती है। फिर इसको कवर करने वाले पोडोसाइट्स होते हैं। अब जो पोडोसाइट्स असल में क्या होते हैं, वो विसरल लेयर होती है किसकी, बूमेंस कैप्सूल की। किसकी, बूमेंस कैप्सूल की। क्लियर। तो आपको और समराइज कर दूं, तो सपोज ये आपका ग्लोमेरुलस होता है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। अब जो ग्लोमेरुलस होता है वो एक कप लाइक स्ट्रक्चर में इनक्लोज्ड होता है। इस कप लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं बूमेन कैप्सूल। अब जो बूमेन कैप्सूल होता है उसकी दो लेयर होती है, आउटर वाली पैराइटल लेयर होती है, और जो इनर वाली विसरल लेयर होती है। जो आउटर वाली पैराइटल लेयर है, इनर वाली विसरल लेयर होती है। जो विसरल लेयर होती है बूमेन्स कैप्सूल की, उसको बोलते हैं पोडोसाइट। यानी जो विसरल लेयर होती है बूमेन्स कैप्सूल की, वो क्या बनाती है, पोडोसाइट्स। व्हाई इट इज कॉल्ड पोडोसाइट्स, क्योंकि इसके फूड प्रोसेस आपको देखने को मिलते हैं और ये कवर करना शुरू कर देते हैं ग्लोमेरुलस को। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल तीन चीजें बनती है। वो तीन चीजें कौन कौन सी होती है, एक है आपकी ग्लोमेरुलस की एंडोथेलियम, दूसरा आपके पोडोसाइट और एंडोथेलियम की बेसमेंट मेम्ब्रेन, और तीसरा आपके पोडोसाइट होते हैं। इन तीन स्ट्रक्चर को मिलाने से क्या बनता है, इन तीन स्ट्रक्चर को मिलाने से बनता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर। यानी जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर है, ये वो बैरियर है जिसको प्लाज्मा ने क्रॉस करना होता है ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन। यानी ये वो बैरियर है जिसको प्लाज्मा ने क्रॉस करना होता है। सपोज आपका प्लाज्मा यहाँ पे पड़ा हुआ है, प्लाज्मा ने फिल्टर होने के बाद बूमेन कैप्सूल के ल्यूमेन में आ जाना है। कैसे आएगा, इन तीन लेयर को क्रॉस करेगा। सबसे पहले एंडोथेलियम आएगी, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन पड़ी होती है, फिर पोडोसाइट के फूड प्रोसेस आपको देखने को मिलते होते हैं। ओके, और हर एक की एक स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस होती है, वो मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा। अगर मैं ये बताऊं कि जो पोडोसाइट के फूड प्रोसेस है उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाए और पोडोसाइट इसको कवर ना कर पाए, तो क्या होगा। यानी अगर पोडोसाइट के फूड प्रोसेस की डिस्ट्रक्शन हो गई है, अगर पोडोसाइट के फूड प्रोसेस की डिस्ट्रक्शन हो गई है, तो फिर क्या होगा, आपका नॉर्मली प्लाज्मा ही फिल्टर होता है, बड़ी बड़ी प्रोटीन फिल्टर नहीं हो पाती। ओके, लेकिन जब पोडोसाइट के फूड प्रोसेस की डिस्ट्रक्शन हो गया, तो आपकी जो बड़ी बड़ी प्रोटीन्स है जिनका साइज बड़ा होता है, जिनके चार्जेस नेगेटिव होते हैं, वो भी फिल्टर होना शुरू हो जाएगी। इन शॉर्ट, जब पोडोसाइट के फूड प्रोसेस की डिस्ट्रक्शन होगी तो प्रोटीन्स की फिल्ट्रेशन होना शुरू हो जाएगी और प्रोटीन सारी यूरिन में आना शुरू हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड प्रोटीन यूरिया। और ये पोडोसाइट के फूड प्रोसेस की डिस्ट्रक्शन या इफेसमेंट आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम में देखने को मिलती है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में देखने को मिलती है। क्लियर। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मैंने दे दिया। इसके अलावा जो यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ओके, ये नेगेटिव चार्ज होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होती है, नेगेटिवली चार्ज होती है। अभी नेगेटिव चार्ज क्यों होती है, ड्यू टू हेपरिन सल्फेट। बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर हेपरिन सल्फेट काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से बेसमेंट मेम्ब्रेन नेगेटिव होती है। जब ये नेगेटिव होती है तो ये क्या करती है, जो एल्ब्यूमिन के मॉलिक्यूल को रिपेल करती है। क्यों, क्योंकि जो एल्ब्यूमिन होता है वो नेगेटिव होता है, एल्ब्यूमिन भी नेगेटिव है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जो चार्जेस है वो भी नेगेटिव है ड्यू टू हेपरिन सल्फेट, जिसकी वजह से एल्ब्यूमिन नॉर्मली यूरिन के अंदर फिल्टर नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर मैं नेगेटिव चार्जेस को हटा दूं बेसमेंट मेम्ब्रेन के, उसकी वजह से क्या होगा, एल्ब्यूमिन यूरिया हो जाएगा, प्रोटीन यूरिया हो जाएगा। ये भी आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम में देखने को मिलता है, जिसमें मैसिव प्रोटीन यूरिया होता है। ओके, इसके अलावा अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन की डिस्ट्रक्शन हो गई है, बेसमेंट मेम्ब्रेन की डिस्ट्रक्शन हो गई है, तो उसको बोलते हैं हम एल्पोर्ट सिंड्रोम
इसके अलावा एक और सिंड्रोम भी होता है जिसमें रीनल बेसमेंट मेम्ब्रेन और पल्मोनरी बेसमेंट मेम्ब्रेन उसकी डिस्ट्रक्शन देखने को मिलती है, उसको बोलती है गुड पास्चर सिंड्रोम। ओके, और आपको बताया था कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है उसमें टाइप 4 कोलेजन देखने को मिलता है। तो अगर टाइप 4 कोलेजन की डिस्ट्रक्शन हो जाए, बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज हो जाए, तो ये आपको एलपोर्ट सिंड्रोम में और आपको गुड पास्चर में देखने को मिलती है, एलपोर्ट में और गुड पास्चर में देखने को मिलती है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह आपको एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। ओके, इसके बाद हम आ जाते हैं, अब यहाँ पर कुछ कनेक्टिव टिश्यू सेल्स भी आपको देखने को मिलते हैं। उसका नाम है मेसेंजियल सेल। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? ईसीएम प्रोड्यूस करते हैं। और जो ईसीएम होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, कनेक्टिव टिश्यू वगैरह आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं। ओके, कुछ एडिशनल सेल्स के बारे में बात कर लेते हैं जो यहाँ पर होगा। ये तो आपके एंडोथेलियल सेल्स पड़े हुए हैं। ओके, अब हम कुछ एडिशनल सेल्स के बारे में देख लेते हैं। वो एडिशनल सेल्स कौन से होते हैं? वो आपके जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स है और मैकुला डेंसा होते हैं। ओके, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स और मैकुला डेंसा होते हैं। अब जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स क्या होते हैं? जो आपके एफरेंट आर्टरियोल है, जो आपके एफरेंट आर्टरियोल है, उसके कुछ ऐसे स्मूथ मसल्स होते हैं। ओके, यानी जो एफरेंट आर्टरियोल है उसके कुछ स्मूथ मसल मॉडिफाइड हो जाते हैं। तो जो मॉडिफाइड स्मूथ मसल सेल है एफरेंट आर्टरियोल के, उनको क्या बोलते हैं? जेजी सेल, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल। अब जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल की ये सिग्निफिकेंस है कि एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। ये हार्मोन नहीं होता, ये एंजाइम होता है। इस एंजाइम का नाम है रेनिन। और रेनिन क्या करता है? एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिनोजन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता होता है। ठीक हो गया? और ये क्या करता होता है? एंजियोटेंसिनोजन 2 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है। फिर ये आपके रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो ये बेसिक आपने रट्टा मार लेना है। इसके बाद एक और स्ट्रक्चर है, वो है मैकुला डेंसा। मैकुला डेंसा क्या होता है? मैकुला डेंसा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की जो एपिथेलियम है, जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के एपिथेलियल सेल्स होते हैं, उनको बोलते हैं मैकुला डेंसा। ठीक हो गया? तो जो मैकुला डेंसा होता है वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की एपिथेलियम को बोलते हैं। जो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल है वो क्या होती है? मोडिफाइड स्मूथ मसल सेल ऑफ एफरेंट आर्टरियोल। और तीसरा मेसेंजियल सेल। दोबारा बता दूं, तीन चीजें, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, ओके, इसके बाद आपका आ जाएगा मैकुला डेंसा, ओके, और तीसरा आ जाएगा आपका मेसेंजियल सेल्स। ओके, तीन चीजें आपको बताई है और तीनों के डिफरेंट रोल्स होते हैं। जो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं ये एफरेंट आर्टरियोल के मॉडिफाइड स्मूथ मसल है जिसका मेन फंक्शन है रेनिन को प्रोड्यूस करना। जो मैकुला डेंसा होता है ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के मॉडिफाइड एपिथेलियम होती है जिसका मेन फंक्शन क्या होता है? सोडियम क्लोराइड को सेंस करना। अब इसका मैं फंक्शन आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा। ट्यूब्यूलो ग्लोमेरुलर फीडबैक वाली मैकेनिज्म है। और जो मेसेंजियल सेल्स होते हैं इन्होंने ईसीएम प्रोड्यूस करना है जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू होता है। अब इन तीन चीजों को क्या बोलते हैं? इन तीन चीजों को मिला के कहते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस। ओके, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस। जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, मैकुला डेंसा और मेसेंजियल सेल, इन तीनों चीजों को मिला के बोलते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस। ओके, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा ये बेसिक मैकेनिज्म। ओके, तो हमने काफ़ी सारी एनाटॉमी वगैरह कवर कर ली है, थोड़ी-सी फिजियोलॉजी वगैरह भी देख ली है इसके साथ-साथ। अब हम आ जाते हैं कोर्स ऑफ यूरेटर। ओके, पहले तो हमने पढ़ लिया कि यूरिन की मतलब नेफ्रॉन, इसके ट्यूब्यूल्स, इसके ग्लोमेरुलस। अब हम पढ़ लेते हैं इसके कलेक्टिंग सिस्टम के अंदर आ जाते हैं, कलेक्टिंग सिस्टम के अंदर आ जाते होते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक डायग्राम मिसिंग है, लेकिन इतनी अच्छी से बनाई भी नहीं है और इतना ज़्यादा लेबल भी नहीं किया हुआ है इस डायग्राम को। आई डोंट थिंक सो यहाँ पे कोई एक अच्छी डायग्राम है। यानी यहाँ पे डायग्राम ही नहीं है जिसके अंदर आपको मैं मेजर कैलिसिस और माइनर कैलिसिस शो करता। ओके, लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। तो एक डायग्राम बनाते हैं। तो किडनी क्या होता है? एक बीन शेप ऑर्गन होता है। किडनी क्या होता है? बीन शेप ऑर्गन होता है। अब किडनी में जो आउटर कवरिंग होती है वो किसकी होती है? कॉर्टेक्स की होती है। और जो इनर कवरिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? मेडुला। तो ये क्या है? आपका रीनल कॉर्टेक्स है। ये रीनल कॉर्टेक्स है और ये वाला पार्ट क्या है? रीनल मेडुला। कॉर्टेक्स की क्या खास बात है? कॉर्टेक्स के पास ब्लड सप्लाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन मेडुला के पास ब्लड सप्लाई इतनी अच्छी नहीं हो पाती। इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं, ये आपका रीनल मेडुला होता है। जो रीनल मेडुला होता है, रीनल मेडुला के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? मेडुला के अंदर आपको छोटे-छोटे क्या देखने को मिलते हैं? पिरामिड्स आपको देखने को मिलती है। ओके, रीनल मेडुला के अंदर क्या देखने को मिलता है? आपको पिरामिड्स देखने को मिलती है। ओके, ये जो मैं गोल-गोल बना रहा हूँ, मेरी डायग्राम इतनी अच्छी नहीं है, तो ये आपके पिरामिड्स होते हैं।
फिर जो आपके पैरामिड्स होते हैं, रीनल पैरामिड्स है, रीनल पैरामिड से क्या बनना शुरू हो जाते हैं, रीनल पैरामिड से आपके छोटे-छोटे माइनर कैलिसेस बनना शुरू होते हैं। सपोज़ इसका माइनर कैलिसेस आया, इसका माइनर कैलिस, इसका माइनर कैलिस। जो माइनर कैलिस होते हैं, माइनर कैलिस मिलके क्या बनाते हैं, मेजर कैलिसेस बनाते हैं। ओके, तो लेट्स समराइज़ कि जो यूरिन होता है, वो कैसे मूव करता होता है। ओके, सपोज़ आपका नेफ्रॉन्स आपके कॉर्टेक्स में भी पड़े हुए हैं और मेडुला के अंदर भी नेफ्रॉन्स पड़े हुए हैं, कॉर्टेक्स में भी पड़े हुए हैं और मेडुला के अंदर भी नेफ्रॉन्स पड़े हुए हैं। अब उनका सपोज़ ये नेफ्रॉन है, चाहे वो कॉर्टेक्स में है, चाहे वो आपके मेडुला के अंदर है, वो अपना यूरिन बना के किसको पेश कर देते हैं, रीनल पैपिला को कर देते हैं। रीनल पैपिला इनके जंक्शन को बोलते हैं, ओके, रीनल पैरामिड के और कैलिसिस के। तो जो नेफ्रॉन होते हैं, वो यूरिन बनाते हैं और वो यूरिन कहाँ जाता है, रीनल पैपिला के पास आ जाता है। अब रीनल पैपिला से आगे क्या स्टार्ट होगा, आपका कोलेक्टिंग सिस्टम वगैरह स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। ओके, ठीक ठीक हो गया। यानी जो रीनल पैपिला होता है, उससे बनते हैं माइनर कैलिसिस। जो माइनर कैलिसिस होते हैं, वो मिलके क्या बनाते हैं, मेजर कैलिसिस, और मेजर कैलिसिस से मिलके क्या बनेगा, ओके, मेजर कैलिसिस से क्या मिलेगा आपका, मेजर कैलिसिस मिलके एक फाइनल रीनल पेल्विस बनाता है और रीनल पेल्विस क्या बना लेगा, फाइनली यूरेटर बना देगा। यूरेटर कहाँ पे जाएगा, ब्लेडर के अंदर जाएगा और ब्लेडर से यूरिथ्रा आएगा, यूरिथ्रा आगे ओपन होगा और यूरिन को बाहर भेज देगा। तो ये बेसिक चीज़ होती है। अब यहाँ पर जो मैंने एक चीज़ एक्सप्लेन की है, रीनल पैपिला क्या होता है, रीनल पैपिला आपका वो पॉइंट है जिसमें आपके जो माइनर कैलिसिस है, ओके, आपके जो माइनर कैलिसिस होते हैं, वो आपके जंक्शन करते होते हैं रीनल पिरामिड के साथ, इसको रीनल पैपिला कहते हैं। अब रीनल पैपिलर की क्या सिग्निफिकेंस होती है? रीनल पैपिला की ये सिग्निफिकेंस होती है कि जो रीनल पैपिला होते हैं, अगर यहाँ पे क्या होता है, हाइपोक्सिया होता है, इस्कीमिया होता है, तो उसको बोलते हैं रीनल पैपिलरी नेक्रोसिस। रीनल पैपिलरी नेक्रोसिस यानी अगर रीनल पैपिला की इस्कीमिक नेक्रोसिस हो जाए, तो उसको बोलते हैं रीनल पैपिलरी नेक्रोसिस। और रीनल पैपिलरी नेक्रोसिस सिकल सेल एनीमिया की वजह से, एनाल्जेसिक्स की वजह से होती है, डायबिटीज मेलाइटस की वजह से होती है, ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी की वजह से होती है। तो ये आपको मैंने कॉजेज एक्सप्लेन कर दिया है। सिकल सेल एनीमिया, ओके, एनाल्जेसिया की वजह से हो सकती है, लाइक आप एनसेड इस्तेमाल कर रहे हो, डायबिटीज मेलाइटस की वजह से और ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी की वजह से। इसकी वजह से आपको रीनल पैपिलरी नेक्रोसिस वगैरह आपको देखने को मिलती है। उम्मीद है कि आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो जो यूरेटर होता है, यूरेटर की जो ऊपर इनिशियल डायलेटेशन होती है, उसको बोलते हैं रीनल पेल्विस। ओके, उसको क्या बोलते हैं हम, रीनल पेल्विस कहते होते हैं। अब यूरेटर के कोर्स वगैरह को समझ लेते हैं। यूरेटर रीनल पेल्विस से निकलता है, गुनेडल आर्टरी के नीचे से ट्रैवल करता है। अब यहाँ पर गुनेडल आर्टरी इतने अच्छे से दिखाई भी नहीं हुई। ओके, गुनेडल आर्टरी क्या होती है, राइट, मेल्स में होती है टेस्टिकुलर आर्टरी, फीमेल में होती है ओवेरियन आर्टरी। फिर ये कॉमन इलियक आर्टरी से ऊपर होता हुआ यूट्राइन आर्टरी के नीचे से गुजरता होता है। अब ये बहुत काफी इंपॉर्टेंट चीज है, यूट्राइन आर्टरी, ओके, और यूट्राइन आर्टरी और इसके अलावा ओवेरियन आर्टरी। ठीक हो गया। सपोज आप क्या कर रहे हो, फीमेल के अंदर कोई गायनोकोलॉजिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो, लाइक आप क्या कर रहे हो, हिस्टेक्टमी कर रहे हो। जिस जिस फीमेल की हिस्टेक्टमी करते हैं, हिस्टेक्टमी का मतलब है यूट्रस की सर्जिकल रिमूवल। जब यूट्रस को निकालेंगे, तो यूट्रस को निकालने के बाद हम यूट्रस की जो आर्टरी है, यूट्राइन आर्टरी है, उसको लाइगेट कर देंगे। लेकिन जब हम यूट्राइन आर्टरी को लाइगेट करते हैं, यूट्राइन आर्टरी के नीचे से क्या पास करता होता है, यूरेटर पास करता होता है, तो ये यूरेटर डैमेज हो सकता है। इसके अलावा अगर हम फीमेल की ओवोफ्रैक्टमी करते हैं, कोई ओवरी का कैंसर है, ओके, तो ओवोफ्रैक्टमी जब करते हैं, तो ओवोफ्रैक्टमी में हम ओवेरियन आर्टरी को लाइगेट करते हैं। लेकिन जब ओवेरियन आर्टरी को लाइगेट करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, ओवेरियन आर्टरी के नीचे से आपका 1 सेकंड क्या पास कर रहा है, यूरेटर पास कर रहा है। ओके, यूरेटर पास कर रहा है, लाइक ये आपकी सपोज आपकी ओवेरियन आर्टरी या यूट्राइन आर्टरी है, ओवेरियन आर्टरी या ये यूट्राइन आर्टरी है, ओके, और इसके नीचे से क्या पास कर रहा है, इसके नीचे से आपका यूरेटर पास कर रहा है, ये आपका यूरेटर आ जाएगा। इसको आप ऐसे भी रट्टा मार सकते हो, वाटर अंडर द ब्रिज। ओके, यानी यूरेटर के अंदर क्या होता है, वाटर होता है और वाटर ब्रिज के नीचे पड़ा हुआ है बिल्कुल, तो इसको बोलते हैं वाटर अंडर द ब्रिज। यानी जो यूरेटर होता है, यूट्राइन आर्टरी और ओवेरियन आर्टरी दोनों के बिल्कुल नीचे पड़ा हुआ होता है। ओके, और यूरेटर आपका रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर होता है। ठीक हो गया। तो अगर आप फीमेल की हिस्टेक्टमी कर रहे हो, ओवोफ्रैक्टमी कर रहे हो, यूट्राइन या ओवेरियन आर्टरी की लाइगेशन करते हो, तो यूरेटर डैमेज होता है। जब यूरेटर डैमेज होगा, या तो क्या होगा, यूरेटर डैमेज हुआ, इन्फ्लेमेशन हुई, फाइब्रोसिस हुई और यूरेटर का मुंह बंद हो गया, इसको बोलते हैं यूरेट्रिक ऑब्स्ट्रक्शन। और यूरेट्रिक ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो क्या होगा, ओके, यूरेट्रिक ऑब्स्ट्रक्शन होगी
तो यूरिन का बैक फ्लो प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड हाइड्रो यूरेटर। ओके, और जब यूरेटर का प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा ड्यू टू बैक फ्लो, तो ये प्रेशर किडनी में ट्रांसमिट हो जाएगा और दिस रिजल्ट इन द डायलेटेशन ऑफ कलेक्टिंग सिस्टम ऑफ किडनी। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोनेफ्रोसिस। क्लियर? या फिर यूरिन लीक करना शुरू कर देगा। ठीक हो गया। ओके, अब ब्लैडर कहाँ पे आके खत्म होता है? ये यूट्राइन आर्टरी शो की हुई है और मेल्स में क्या है, ये वास्ट डिफरेंस शो किया हुआ है, इसके नीचे से गुजरता होता है। ठीक हो गया। ओके, अब जो यूरेटर होता है वो ब्लैडर की दीवार के अंदर ट्रांसमिट होता है। ओके, ये देखो ये यूरेटर है। ओके, और ये यूरेटर जा रहा है और यूरेटर क्या होता है, ब्लैडर की वाल के अंदर जाता होता है। दिस इज कॉल्ड इंट्रालुमिनल यूरेटर। इसकी क्या सिग्निफिकेंस होती है? इसकी ये सिग्निफिकेंस होती है कि जब ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो इंट्राम्यूरल यूरेटर को कंप्रेस कर देगा, जिसकी वजह से जो आपका बैक फ्लो ऑफ यूरिन नहीं होगा, यूरिन ब्लैडर से यूरेटर के अंदर नहीं जा पाएगा। लेकिन अगर ये मैकेनिज्म खराब हो जाए तो जो ब्लैडर वाला यूरिन है वो यूरेटर में जाना शुरू कर देगा। दिस इज कॉल्ड वेजिको यूरेट्रिक रिफ्लक्स। ओके, यानी अगर ये मैकेनिज्म काम ना करे और ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन से यूरेटर कंप्रेस ना हो तो ब्लैडर का यूरिन यूरेटर में जाएगा, जिसको बोलते हैं वेजिको यूरेट्रिक रिफ्लेक्स। और वेजिको यूरेट्रिक रिफ्लेक्स की वजह से यूरिन आपका किडनी तक चला जाएगा और अगर वो यूरिन इन्फेक्टेड हुआ तो वो क्या करवा देगा, किडनी की इन्फ्लेमेशन करा देगा। दिस इज कॉल्ड पाइलोनेफ्राइटिस। तो साथ-साथ मैं आपको क्लिनिकल कोरिलेट भी बता रहा हूँ, इसको आप नोट करते रहना। ओके, क्लियर? अब यहाँ पर ब्लड सप्लाई ऑफ यूरेटर पे आ जाते हैं। यूरेटर की प्रॉक्सिमल पार्ट की कौन-सी है, मिडल की कौन-सी है और डिस्टल की कौन-सी है? अब प्रॉक्सिमल पार्ट समझना, वो पार्ट जो किडनी से निकला है, तो इसकी ब्लड सप्लाई भी रीनल आर्टरी वाली होगी। मिडल पार्ट, अब चूँकि मिडल पार्ट यानी इसने गोनेडल आर्टरी के नीचे से गुज़रना है, तो वो गोनेडल आर्टरी होगी। इसके अलावा कॉमन इलियक आर्टरी से भी आ सकती है और डिस्टल पार्ट में ब्लैडर वाली आना शुरू हो जाएगी, सुपीरियर वेसिकल आर्टरी। अब हम पढ़ लेते हैं यूरेटर। यूरेटर में 3 पॉइंट्स पे कंस्ट्रक्शन होती है। यूरेटर के अंदर 3 ऐसी जगह होती है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन होती है, जहाँ पर यूरिन की आउटफ्लो की ऑब्स्ट्रक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यूरेटर में 3 कंस्ट्रक्शन होती है, 3 कंस्ट्रक्शन होती है। इन कंस्ट्रक्शन की ये सिग्निफिकेंस है कि ये क्या करवा सकती है, यूरेट्रिक ऑब्स्ट्रक्शन करा सकती होती है। ओके, अब वो 3 कौन-कौन सी किन-किन लेवल्स पे होती है? सबसे पहले आपको देखने को मिलती है यूरेट्रो पेल्विक जंक्शन पे, यूरेट्रो पेल्विक जंक्शन पे, यानी जहाँ पर जो पेल्विस का और यूरेटर का जंक्शन हो रहा है, जिसको पीयूजे भी कहते हैं, पीयूजे, पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन। ओके, यहाँ पर आपको ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलती है। अगर यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो तो उसको बोलते हैं पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन व्हिच कैन कॉज़ ओके अल्टीमेटली हाइड्रोनेफ्रोसिस। ठीक हो गया। इसके बाद दूसरी आपको देखने को मिलती है पेल्विक इनलेट पर, पेल्विक इनलेट पर, या उसको हम पेल्विक ब्रिम भी कहते हैं। पेल्विक ब्रिम वो एरिया है जहाँ पर इंटरनल इलियक आर्टरी भी या इलियक आर्टरी भी ट्रैवल कर रही होती है। तो पेल्विक इनलेट पर अगर यूरेटर की कंप्रेशन हो तो वो कौन-सी आर्टरी से होगी या कौन-सी वेसल से होगी? वो आपकी कॉमन इलियक आर्टरी से होती है। इसके बाद तीसरा आता है यूट्रो यूरेट्रो वेसिकल जंक्शन, यूरेट्रो वेसिकल जंक्शन। तो तीसरा आपका कौन-सा आ जाएगा? यूरेट्रो वेसिकल जंक्शन, जहाँ पे यूरेटर खत्म और ब्लैडर स्टार्ट हो रहा है। यूरेट्रो वेसिकल जंक्शन। ठीक हो गया। ओके, तो एक बात रट्टा मार लो कि पेल्विक यूरेट्रिक जंक्शन, पेल्विक इनलेट, पेल्विक यूरेट्रिक जंक्शन, पेल्विक इनलेट और यूरेट्रो वेसिकल जंक्शन, ये 3 जगह होती है जहाँ पर आपको स्टोन लॉज हो सकता है, स्टोन इसके अंदर ठहर सकता होता है। ओके, ठीक हो गया। और जब जिस पेशेंट को यूरेट्रिक स्टोन आपको देखने को मिलेगा तो उसको कोलिकी एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा, तो उसका निमोनिक है वाटर अंडर द ब्रिजेस। तो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा और मजा आ रहा होगा रीनल फिजियोलॉजी के अंदर। ओके, तो ये हो जाएगा। अब हम थोड़ा-सा बोरिंग चीज़ स्टडी कर लेते हैं, वो है इसकी एम्ब्रियोलॉजी। ओके, अब जो एम्ब्रियोलॉजी होती है, किडनी को बनाने के लिए 3 सिस्टम आते होते हैं। किडनी को बनाने के लिए 3 सिस्टम आते हैं, ओके, एम्ब्रियोलॉजिकल लाइफ में। एक है प्रोनेफ्रोस, मेसोनेफ्रोस और मेटानेफ्रोस। किडनी को बनाने के लिए 3 सिस्टम आते हैं, प्रोनेफ्रोस, मेसोनेफ्रोस और मेटानेफ्रोस। ठीक है? मेसो का मतलब होता है मिडल, मतलब ये जो सिस्टम होता है, बिल्कुल दरमियान में आता है और ये खत्म हो जाता है। तो किडनी को बनाने के लिए 3 सिस्टम है, प्रोनेफ्रोस, मेसोनेफ्रोस, मेटानेफ्रोस। जो प्रोनेफ्रोस होता है, सबसे पहले बनता होता है, लेकिन सबसे पहले ही फारिग हो जाता है। क्लियर? तो ये 4th वीक में बनता होता है, रट्टा मार लेना, 4th वीक में आपका सीवीएस भी बनता है, 4th वीक में आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी बनता है और जो आपका एम्ब्रियो में
3rd to 8th वीक होता है, इसको बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। ओके, क्या बोलते हैं उसको? ऑर्गेनोजेनेसिस, यानी इसमें सारे ऑर्गन्स 3rd to 8th वीक में बनते हैं। लेकिन जो प्रोनेफ्रॉस होते हैं वो बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बारी आती है मीसोनेफ्रॉस की। चौथे हफ्ते में प्रोनेफ्रॉस आए, वो फौरन ही खत्म हो गए। लेकिन जो प्रोनेफ्रॉस होते हैं वो मीसोनेफ्रॉस को डेवलप करा देते होते हैं। अब जो मीसोनेफ्रॉस होती है ये इंटरिम किडनी का काम करती है, जिस तरह एक इंटरिम गवर्नमेंट होती है। इंटरिम का मतलब है टेम्परेरी होती है, कुछ देर के लिए काम करती है, खास तौर पर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब है कितने टाइम ड्यूरेशन? ओके, फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब है 3 मंथ्स या 12 वीक्स तक। ओके, लेकिन जो मीसोनेफ्रॉस होती है ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद ये भी खत्म हो जाती होती है। क्लियर? अब जो मीसोनेफ्रॉस होती है ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद खत्म हो जाती है, लेकिन मेल्स में ये दो क्रूशियल स्ट्रक्चर बनाती है। मेल्स के अंदर क्या बनाती है? मेल्स के अंदर जो मीसोनेफ्रॉस होती है वो परसिस्ट रहकर मेल्स के अंदर जो मीसोनेफ्रॉस होती है वो एंटालिम किडनी बनाती है, वो भी खत्म हो जाती है। लेकिन मेल्स के अंदर एक वुल्फियन डक्ट बनाती है। वुल्फियन डक्ट को बोलती है मीसोनेफ्रिक डक्ट। ओके, मीसोनेफ्रिक डक्ट। और जो मीसोनेफ्रिक डक्ट होती है वो मेल इंटरनल जेनिटेलिया को बनाना शुरू कर देती है, लाइक डक्टस डेफरेंस और एपिडिडिमस। एक बात रट्टा मार लेना, जो फीमेल जेनिटेलिया होती है, ओके, फीमेल जेनिटेलिया के लिए क्या होती है? पैरामीसोनेफ्रिक डक्ट होती है। पैरामीसोनेफ्रिक डक्ट फीमेल के लिए होती है। पैरामीसोनेफ्रिक डक्ट फीमेल जेनिटल सिस्टम को बनाती है, लाइक यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ये वाले। ओके, वजाइना वगैरह। और पैरामीसोनेफ्रिक डक्ट को हम क्या बोलते हैं? मुलेरियन डक्ट भी कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं? मुलेरियन डक्ट बोलते हैं। तो जो मुलेरियन डक्ट होती है और पैरामीसोनेफ्रिक डक्ट ये फीमेल जेनिटल सिस्टम को बनाती होती है। लेकिन जो मेल्स के अंदर होती है वो मीसोनेफ्रिक डक्ट होती है या वुल्फियन डक्ट होती है। जो आपका कहने का मतलब है मीसोनेफ्रिक डक्ट है और वुल्फियन डक्ट होती है, ये मेल जेनिटल सिस्टम को बनाती है। और ये कहाँ से राइज करती है? मीसोनेफ्रॉस से। इसके बाद आती है मेटानेफ्रॉस। मेटानेफ्रॉस परमानेंट होती है, 5th वीक में इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। ओके, और ये कंप्लीट हो जाती है 36 वीक से। और इसके बाद एमनियोटिक फ्लूइड की प्रोडक्शन भी इसी के कंट्रोल होना शुरू हो जाती है। मतलब जब मेटानेफ्रॉस फाइनली मैच्योर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो यूरिन की प्रोडक्शन देखने को मिलेगी। और सारा यूरिन कहाँ जाएगा? एमनियोटिक फ्लूइड में जाएगा। सारा यूरिन कहाँ जाएगा? एमनियोटिक फ्लूइड में जाएगा, जहाँ पर हम इसको बोलते हैं लाइकर बन गया है, एमनियोटिक फ्लूइड बन गया है। और ये लाइकर का वॉल्यूम, ओके, मेनली डिसाइड होता है आपकी यूरिन की प्रोडक्शन से। मतलब अगर यूरिन की प्रोडक्शन कम होगी तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? ओलिगोहाइड्रोमनियास हो जाएगा। उसके हम कॉजेस वगैरह को एक्सप्लेन करते हैं। ओके, तो आप इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में ये आपकी मीसोनेफ्रिक डक्ट होती है। जो मीसोनेफ्रिक डक्ट होती है, ओके, ये मीसोनेफ्रिक डक्ट, ये आपका कहने का मतलब है ये डीजेनरेटेड प्रोनेफ्रॉस होते हैं जो कि 4th वीक में बने। उनका मेन पर्पस था मेटानेफ्रॉस को, सॉरी, मीसोनेफ्रॉस को ग्रो करवा देना। मीसोनेफ्रॉस टेम्परेरी किडनी थी, बस मेल्स में रह के ये मीसोनेफ्रिक डक्ट बनाती है। और मीसोनेफ्रिक डक्ट से क्या बनता है? ओके, वास डिफरेंस बनता है और एपिडिडिमस बनता होता है, मेल इंटरनल जेनिटेलिया बनते हैं। इसके बाद आपका आता है मेटानेफ्रॉस। जो मेटानेफ्रॉस है ये परमानेंट किडनीज बनाते होते हैं। अब जो मेटानेफ्रॉस होता है, मेटानेफ्रॉस से सबसे पहले एक डायवर्टिकुलम बनेगा। मेटानेफ्रॉस से एक डायवर्टिकुलम बनेगा। इस डायवर्टिकुलम को बोलते हैं यूरेट्रिक बड। तो एक यूरेट्रिक बड वगैरह बन गया, किससे बना? मेटानेफ्रॉस से बना, कोडल एंड से बना। अब ये जो यूरेट्रिक बड होगा ये आपका सारा कोलेक्टिंग सिस्टम बनाएगा। तो यूरेट्रिक बड क्या बनाएगा? कोलेक्टिंग सिस्टम बनाएगा। कोलेक्टिंग सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जो कि यूरिन को कलेक्ट करता है फ्रॉम द किडनी। ठीक हो गया? किडनी में तो यूरिन बनता है, उसको कलेक्ट करना कलेक्टिंग सिस्टम के ज़िम्मे होता है। उसमें यूरेटर, पेल्विस, कैलेसिस, कलेक्टिंग डक्ट बन जाती होती है। और रट्टा मार देना, कलेक्टिंग डक्ट की जो कैनालाइजेशन है वो 10th वीक में होती है। कैनालाइजेशन का क्या मतलब होता है? इनिशियली जो डक्ट होती है उसका ल्यूमिन ही नहीं होता। इनिशियली जो डक्ट होती है उसका ल्यूमिन 100% ओक्लूड होता है। ओके, लेकिन फिर इसके अंदर क्या होती है? ल्यूमिन बनना शुरू हो जाता है। ल्यूमिन की जो फॉर्मेशन होती है उसको बोलते हैं रीकैनालाइजेशन। उसको बोलते हैं हम रीकैनालाइजेशन। तो जो रीकैनालाइजेशन होती है वो 10th वीक में बनती होती है। ओके, और सबसे जो लास्ट पोर्शन होता है वो पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन होता है, पीयूजे, यानी जहाँ पे रीनल पेल्विस खत्म होता है और यूरेटर स्टार्ट होता है। सबसे लास्ट पोर्शन जिसकी कैनालाइजेशन होती है वो यही पोर्शन होता है। अगर इस पोर्शन की कैनालाइजेशन ना हो तो कंजेनाइटल ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलती है। मतलब क्या होगा? ओके, ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगी यूरिनरी ट्रैक में। और जब भी यूरिनरी ट्रैक में ऑब्स्ट्रक्शन होती है आपको कलेक्टिंग सिस्टम की डायलेटेशन देखने को मिलती है। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोनेफ्रोसिस अगर किडनी में है, और अगर यूरेटर के अंदर है तो हाइड्रो यूरेटर हो जाएगा। क्लियर? ठीक हो गया?
और जो पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन होती है, दिस इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ प्रीनेटल हाइड्रोनेफ्रोसिस। जो प्रीनेटल हाइड्रोनेफ्रोसिस है, मोस्ट कॉमन काज पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है। और इसको डायग्नोस कैसे करती है? प्रीनेटल अल्ट्रासाउंड से करती है। और जिस पेशेंट में पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन होगा इंट्रा यूट्राइन लाइफ में, उसमें क्या होगा? यूरिन की प्रोडक्शन कम होगी। जब यूरिन की प्रोडक्शन कम होगी, ओलिगोहाइड्रोमनियास होगा। और मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो ओलिगोहाइड्रोमनियास होता है, उसकी वजह से आपको दो इफेक्ट देखने को मिलती है। पहला तो पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया होता है कि लंग्स डेवलप नहीं कर पाते। और दूसरा आपको क्या देखने को मिलता है? क्लब फुट आपको देखने को मिलता है। टेलीपीस इक्विना वायरस आपको देखने को मिलता है। क्लियर? तो ये चीज आ जाती है। तो ये तो हो गया यूरेट्रिक बड। इसके बाद है मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम। जो मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम होता है, इसको मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा भी कहते हैं। अब होता क्या है? जो यूरेट्रिक बड होती है, वो अपने सराउंडिंग मेसेनकाइमल टिश्यू के साथ इंटरेक्ट करती है। उस इंटरेक्शन की वजह से क्या होता है? जो मेसेनकाइम है, उसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। यानी जब यूरेट्रिक बड होती है, जब वो कनेक्टिव टिश्यू के साथ इंटरेक्ट करती है, तो वो कनेक्टिव टिश्यू को एपिथेलियम में डिफरेंशिएट कर देती है। और फिर ये एपिथेलियम में डिफरेंशिएट होगा, तो ये नेफ्रॉन को बनाना शुरू कर देगा। और नेफ्रॉन क्या होता है? स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक हो गया? इस इंटरेक्शन की वजह से क्या बनना शुरू हो जाएगा? ग्लोमेरुलस बनेंगे। ग्लोमेरुलस, उसके साथ बुमेन्स कैप्सूल बनेगा। फिर उसके बाद proximal convoluted tubule है, thin ascending limb of loop of Henle, thick ascending limb of loop of Henle, distal convoluted tubule। तो जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल तक जो पोर्शन बनता है, वो आपका मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम से बनता है, जिसको मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा कहते हैं। और जो बाकी पोर्शन है, वो यूरेट्रिक बड से बनता होता है। क्लियर? अगर ये दोनों आपस में इंटरेक्ट ना करे, यूरेट्रिक बड और मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम पे इंटरेक्ट ना करे, तो उसकी वजह से क्या होगा? बहुत सारी कॉन्जेनाइटल डिजीज देखने को मिलती है, ऑलमोस्ट सारी ही देखने को मिलती है। लाइक क्या हो सकता है? आपके किडनी की फॉर्मेशन नहीं हो पाती, जिसको रीनल एजेनेसिस कहते हैं। सबसे पहला क्या हो सकता है? रीनल एजेनेसिस हो सकती है, जिसमें किडनी की प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी, या अगर किडनी बनेगी तो वो डिसप्लास्टिक होती है। डिसऑर्डर्ड मतलब डिसप्लास्टिक का मतलब है एबनॉर्मल किडनी बनी है, सिस्टिक किडनी बनी है। इन दोनों कंडीशन के अंदर क्या होगा? यूरिन की प्रोडक्शन कम होगी। जब यूरिन की प्रोडक्शन कम होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा? वंस अगेन ओलिगोहाइड्रोमनियास देखने को मिलता है। और जब ओलिगोहाइड्रोमनियास होगा, तो उसकी वजह से खास सीक्वेंस हो जाएगा, जिसको बोलते हैं पोर्टर सीक्वेंस। अगर आप देखोगे इसके फेस को, तो उसका फेस क्या हो गया? इसका फेस फ्लैट हो गया। ओके, फ्लैट हो गया, ट्विस्टेड हो गया। ऐसा लगता है कि इसका फेस को किसी ने मोड़ दिया है पकड़ के। ओके, ट्विस्टेड फेस हो गया है, फ्लैट हो गया है, ट्विस्टेड फेस हो गया है। असल में होता क्या है? असल में अगर आपका ओलिगोहाइड्रोमनियास होगा, लाइकर नहीं होगा, तो जो लाइकर होता है वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता होता है। लेकिन अगर नहीं होगा, तो जो फीटस के पार्ट्स है, फीटस का हेड है, वो टकराएगा यूट्राइन कैविटी के साथ, जिसकी वजह से ट्विस्टिंग और लिम्ब डिफॉर्मिटीज देखने को मिलती है। तो जो पोर्टर सीक्वेंस है, पोर्टर सीक्वेंस एक सीरीज ऑफ पैथोलॉजिकल एब्नॉर्मैलिटीज होती है, जो ओलिगोहाइड्रोमनियास में देखने को मिलती है। तो ओलिगोहाइड्रोमनियास में आपको पोर्टर सीक्वेंस देखने को मिलता है। अगर आपने ओलिगोहाइड्रोमनियास करवाना है, तो कैसे करवा सकते हो ओलिगोहाइड्रोमनियास? सबसे पहले क्या कर दो? सबसे पहले आप किडनी की प्रोडक्शन को ही कम कर दो। सबसे पहले है कि किडनी की प्रोडक्शन नहीं हो पाई, किडनी ही नहीं बनी। दूसरा केस है किडनी बनी लेकिन वो बिल्कुल फारिग थी। दूसरा केस है कि किडनी बनी लेकिन वो बिल्कुल फारिग थी, मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी थी, यानी वो किसी काम की किडनी नहीं थी। तीसरा केस क्या हो सकता है? किडनी बन गई लेकिन आपको ऑब्स्ट्रक्शन हो गई थी कोलेक्टिंग सिस्टम के अंदर। मोस्ट कॉमन काज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इज पोस्टीरियर यूरिथ्रल वाल्व या पेल्विक यूरिटरी जंक्शन ऑब्नॉर्मैलिटीज, उसकी वजह से देखने को मिली है। या पेशेंट को ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है, उसकी वजह से भी किडनी फारिग होती है। या फिर यूरिनरी ट्रैक में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, उस केस में हो सकती है आपको ओलिगोहाइड्रोमनियास देखने को मिल सकता है। या फिर जो माँ थी वो एनसेड इस्तेमाल कर रही थी, एनसेड इस्तेमाल करने की वजह से क्या होता है? एनसेड इस्तेमाल करने की वजह से किडनी की तरफ ब्लड फ्लो कम होता है। ओके, जब किडनी की तरफ ब्लड फ्लो कम होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है? आपको ओलिगोहाइड्रोमनियास वगैरह देखने को मिलता होता है। ओके, या फिर यूट्रोप्लेसेंटल इंसफिशिएंसी थी, मतलब यूट्रस से प्लेसेंटा की तरफ ब्लड फ्लो ही नहीं आ रहा। जब यूट्रस से प्लेसेंटा में नहीं आ रहा, तो वो बेबी के पास भी नहीं आ पाएगा, जिसकी वजह से कम यूरिन प्रोड्यूस होगा। अब जो यूट्रोप्लेसेंटल इंसफिशिएंसी है, इसका मोस्ट कॉमन काज क्या होता है? प्रीक्लैम्सिया। ठीक हो गया? या फिर रीनल आउटपुट कम हो गया। तो ये सारे बेसिक मैकेनिज्म मैंने बता दिया है कि रीनल एजेनेसिस है, या फिर पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व है, उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन है। पीयूजे की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन है। ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है, या फिर यूट्रोप्लेसेंटल इंसफिशिएंसी है।
इन सब की वजह से ओलिगोहाइड्रोमियास होता है। जब ओलिगोहाइड्रोमियास होगा, लाइकेन नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, बेबी के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी कंप्रेशन देखने को मिलती है, तो उसकी वजह से लिम्ब डिफॉर्मिटीज होती है, लाइक टेलीपीस, इक्विनोवायरस, क्लब फुट देखने को मिलता है, फेशियल एब्नॉर्मेलिटीज लाइक लो सेट एयर होगा, रिट्रोग्नेथिया, रिट्रोग्नेथिया का मतलब है मैंडिबल पीछे की तरफ चली जाएगी, फेस नोज फ्लैट हो जाती है। ओके, और जब चेस्ट की कंप्रेशन होगी और एमनियोटिक फ्लूइड की एस्पिरेशन, ओके, चेस्ट की ज्यादा कंप्रेशन होगी और एमनियोटिक फ्लूइड की एस्पिरेशन लंग्स में नहीं हो पाएगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, लंग्स की डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। ओके, जब लंग्स की डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी तो सर्वाइव नहीं कर सकता होता वो बेबी, ठीक हो गया। तो उसका मिमोनिक है बेबी हु कांट पी इन यूट्रो डेवलप पोर्टर सीक्वेंस, और पोर्टर में क्या होता है, पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड लंग्स में नहीं जा पा रहा, ओलिगोहाइड्रोमियास जो कि कॉजेटिव एजेंट होता है, ट्विस्टेड फेस कंप्रेशन की वजह से, ट्विस्टेड स्किन कंप्रेशन की वजह से, लिम्स डिफेक्ट लाइक क्लब फुट कंप्रेशन की वजह से, रीनल फेल्योर इन यूट्रो, ये इसका कॉज हो सकता है। क्लियर, तो ऑलमोस्ट ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा हॉर्स शू किडनी। हॉर्स शू किडनी, ओके, हॉर्स शू किडनी एक मैग्नेट को बोलते हैं। हॉर्स शू मैग्नेट एक यू शेप मैग्नेट होता है, अगर दोनों किडनी फ्यूज कर जाए लोअर पोल के ऊपर और बिल्कुल यू शेप बन जाए तो उसको बोलते हैं हॉर्स शू किडनी। और रट्टा मार लो, हॉर्स शू किडनी यानी जो किडनी के जो लोअर पोल्स है वो ऊपर क्यों नहीं आ पा रहे, क्योंकि एक आर्टरी इनको ऊपर नहीं आने दे रही, उस आर्टरी का नाम है इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। और जो हॉर्स शू किडनी होती है, ओके, ये किस केस में देखने को मिलती है, ये टर्नर सिंड्रोम में देखने को मिलती है। तो टर्नर सिंड्रोम में आपको हॉर्स शू किडनी देखने को मिलती है, टर्नर सिंड्रोम में आपको बाइकस्पिड अयोर्टिक वाल्व देखने को मिलती है, टर्नर सिंड्रोम में आपको कोआक्टेशन ऑफ अयोर्टा देखने को मिलता है, टर्नर सिंड्रोम में आपको पटेला और हिप की डिसलोकेशन देखने को मिलती है, टर्नर सिंड्रोम के अंदर आपको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, सिलिक डिजीज देखने को मिलता है, टर्नर सिंड्रोम में आपको शॉर्ट स्ट्रक्चर, वेब्ड नेक, ब्रॉड चेस्ट, वाइडली स्पेस निपल, क्यूबिटस वैल्गस, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। इसके अलावा ट्राइसोमी 13, 18, 21, जो 13 होती है उसको बोलते हैं पैटियो सिंड्रोम, 18 को बोलते हैं एडवर्ड सिंड्रोम और 21 को बोलते हैं हम डाउन सिंड्रोम। तो ये बेसिक चीज आ जाती है। तो हॉर्स शू किडनी का क्या मतलब है, किडनी के जो लोअर पोल है वो क्या कर गया, फ्यूज कर गया एब्नॉर्मली। ओके, नॉर्मली क्या होता है, जो किडनी ना नॉर्मली जब डेवलप होती है तो ये पेल्विस के अंदर डेवलप होती है, जब ये पेल्विस में डेवलप होती है इसने जाना है एब्डोमेन के अंदर, फ्लैंक में जाना है, लेकिन एक आर्टरी इसको ऊपर नहीं आने देगी, वो है इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, और इनके दोनों के पोल्स मिल जाना शुरू कर देंगे। ठीक हो गया, क्लियर, ऑलमोस्ट ये होती है। जो हॉर्स शू किडनी होती है फंक्शन तो बिल्कुल ठीक ठाक करती है, लेकिन फिर भी जो इनके फ्यूज पोर्शन होते हैं उसमें आपको कोई मसला देखने को मिल सकता है, या इसके अलावा आपको पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलती है, पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलती है। पीयूजे पार्ट कौन सा होगा, इधर ये वाला पार्ट होगा पीयूजे, इसकी ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस होगा। और जब हाइड्रोनेफ्रोसिस होगा, यूरिन की रिटेंशन होती है, जिस पार्ट में यूरिन रिटेन रहेगा, ओके, यूरिन की रिटेंशन की वजह से क्या होगा, जिस पार्ट में यूरिन रिटेन होगा उस पार्ट में स्टोन बनेंगे, और उस पार्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, उस पार्ट में आपको यूटीआई इन्फेक्शन वगैरह देखने को मिलेंगे। क्लियर, और इसके अलावा आपको कैंसर वगैरह भी देखने को मिल सकता होता है हॉर्स शू किडनी की वजह से, रिकरेंट यूटीआई की वजह से। क्लियर, तो ये चीज आपको एक्सप्लेन कर दी है। तो ये देखो किडनी के दोनों पोल्स फ्यूज कर गए हैं। ओके, और ये आपका अयोटा पड़ा हुआ है, इंफीरियर वेना कैवा आ गया। इसके बाद है कॉन्जेनाइटल सॉलिटरी फंक्शनिंग किडनी। ठीक हो गया, इसका मतलब क्या है, पैदाइशी तौर पर आपकी एक ही किडनी थी जो फंक्शन कर रही थी। कहते हैं कि किडनी दो होती है, एक किडनी को आप बेच सकते हो आईफोन के लिए, दूसरी किडनी काम करना शुरू कर देती है। तो आपकी पैदाइशी एक ही किडनी के साथ पैदा हुआ बच्चा, यानी एक दूसरी किडनी होती है लेकिन वो काम नहीं करती, एक ही किडनी फंक्शनल होती है। लेकिन रट्टा मार लेना, एक किडनी में बंदा सर्वाइव तो कर सकता है, लेकिन उसकी वजह से क्या होगा, जो फंक्शनल किडनी होती है उसकी कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी हो जाती है, उसके नेफ्रॉन की हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है, क्योंकि ज्यादा काम करना पड़ जाता होता है। ठीक हो गया, ओके। इसके अलावा डायग्नोस करने के लिए आपने अल्ट्रासाउंड कराना होता है किडनी के लिए, और बिलियरी अपरेटस के लिए आपका अल्ट्रासाउंड मैंडेटरी होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका यूनिलैटरल रीनल एजेनेसिस। ठीक हो गया, इसका मतलब क्या है, यूनिलैटरल रीनल एजेनेसिस में क्या होता है, इसमें आपका जो यूरेट्रिक बड होता है वो एक साइड पर डेवलप नहीं हो पाता, और वो मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम की डिफरेंशिएशन नहीं करवा पाता। जब यूरेट्रिक बड नहीं बनेगा तो यूरेटर नहीं बनेगा, जब मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम की डिफरेंशिएशन नहीं हो पाएगी तो किडनी नहीं बनेगा। इसके बाद है मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी। यूरेट्रिक बड बनाए लेकिन उसने मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम की डिफरेंशिएशन नहीं की,
मतलब यूरेट्रिक बड खुद तो बन गया, खुद तो यूरेटर बना गया, लेकिन उसने मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम की डिफरेंशिएशन नहीं की, जिसकी वजह से क्या होगा, नॉन फंक्शनल किडनी होगी। ऐसी किडनी होगी जिसमें सिर्फ सिस्ट होगा और कनेक्टिव टिश्यू होगा। नॉर्मली जो मेसेनकाइम होता है ये कनेक्टिव टिश्यू होता है, और कनेक्टिव टिश्यू ने एपिथेलियम में कन्वर्ट होना होता है, और कन्वर्ट कराने वाला यूरेट्रिक बड होता है। लेकिन जब वो नहीं होगा तो उसकी वजह से मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी देखने को मिलती है। और वन सेकेंड क्या होगा, अगर ये यूनिलैटरल हो कुछ नहीं करेगी, बायलैटरल हो तो उसकी वजह से क्या होगा, इंट्रा यूट्राइन लाइफ में क्या हो जाएगा, ओलिगोहाइड्रोमनियास होगा, और ओलिगोहाइड्रोमनियास की वजह से पोर्टर सीक्वेंस हो जाएगा। इसके बाद डबल हो गया किडनी। अगर यूरेट्रिक बड डुप्लेक्स कर गया बेंटानेफ्रिक ब्लास्टीमा में एंटर होने से पहले, यानी क्या होगा, यूरेट्रिक बड अगर दो में डिवाइड हो गया और फिर उसने मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा को डिफरेंशिएट कराया, तो किडनी तो एक ही होगी लेकिन आपके यूरेटर दो हो गए। वाई शेप बाइफिड यूरेटर देखने को मिलता होता है। ओके, और जब बाइफिड यूरेटर होगा, डुप्लेक्स किडनी सिस्टम होता है, तो दो यूरेटर आ रहे होते हैं। ओके, दो यूरेटर जा रहे होते हैं, एक यूरेटर आपका ब्लेडर में जा रहा होता है, दूसरा यूरेटर आपके यूरिथ्रा में ओपन हो रहा होता है। जब वो यूरिथ्रा में ओपन होगा, ओके, तो आगे क्या करवा देगा, वो इनकॉन्टिनेंस वगैरह करवा देता होता है। ठीक हो गया। और दूसरे यूरेटर में क्या पता ऐसे भी हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, या फिर दूसरा यूरेटर वेजिको यूरेट्रिक रिफ्लक्स भी करा सकता होता है, उससे एसोसिएटेड होता है। वेजिको यूरेट्रिक रिफ्लक्स का मतलब क्या है, ब्लेडर का यूरिन सारा कहाँ चला गया है, यूरेटर के अंदर चला गया है। ओके, सपोज दूसरा यूरेटर ब्लेडर की वाल में अंदर घुसा ही नहीं, जिसकी वजह से ब्लेडर का सारा यूरिन यूरेटर में जाना शुरू कर देगा, या फिर वो यूरिथ्रा में यूरेटर की ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है। तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से यूटीआई देखने को मिल सकता है, हाइड्रोनेफ्रोसिस देखने को मिल सकती है। लास्ट है हमारा, सेकंड लास्ट है बल्कि, पोस्टीरियर यूरिथ्रल वाल्व। आप इस साइड को देखो, इस साइड को कंपेयर करो। ओके, तो इस साइड में अगर आपको मैं जूम करता हूं तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा पोस्टीरियर यूरिथ्रल वाल्व। जो आपका यूरिथ्रा होता है दो तरह का होता है, एंटीरियर यूरिथ्रा और पोस्टीरियर यूरिथ्रा। जो पोस्टीरियर यूरिथ्रा होता है उसको प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा भी कहते हैं, क्योंकि ये कहाँ पे पड़ा होता है, प्रोस्टेट के अंदर पड़ा होता है। जो एंटीरियर यूरिथ्रा होता है उसको बल्बर यूरिथ्रा भी कहते हैं, बल्बर पोर्शन भी कहते हैं। अगर पोस्टीरियर यूरिथ्रा में कोई मेम्ब्रेन बन जाए और वो परसिस्ट कर जाए तो वो यूरिथ्रा की ऑब्स्ट्रक्शन करा सकती है। और जब यूरिथ्रा की ऑब्स्ट्रक्शन होगी, यूरिथ्रा तो सिर्फ एक ही है, जिसकी वजह से क्या होगा, पूरा ब्लेडर की डिस्टेंशन होती है, यूरेटर की डिस्टेंशन होती है दोनों साइड की, और दोनों साइड की हाइड्रोनेफ्रोसिस होती है। तो बायलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस देखने को मिलती है, डायलेटेड या थिक वॉल्ड ब्लैडर देखने को मिलता है। ओके, ड्यू टू इंक्रीज यूरिन वॉल्यूम। और अगर सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो वन सेकेंड ओलिगोहाइड्रोमनियास हो जाएगा, और ओलिगोहाइड्रोमनियास की वजह से क्या होगा, पोर्टर सीक्वेंस होगा। तो जो आपका पोस्टीरियर यूरिथ्रल वाल्व है, दिस इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। आउटलेट का क्या क्या मतलब है, ब्लैडर का जो आउटलेट होता है, ओके, वहां वो यूरिथ्रा से बनता होता है। ओके, और यूरिथ्रा से, और दूसरा प्रोस्टेट से बनता होता है। अगर आपसे पूछे मोस्ट कॉमन काज ऑफ ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन इन इन्फेंट, तो आपका आंसर क्या होगा, पोस्टीरियर यूरिथ्रल वाल्व। लेकिन अगर मोस्ट कॉमन काज ऑफ ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन इन एल्डरली मेल, यानी कोई बूढ़ा मेल है उसमें ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, तो वो प्रोस्टेट की वजह से होती है, बीपीएच की वजह से होती है। इसके बाद वेजिको यूरिट्रिक रिफ्लक्स है। इसका मतलब है कि जो यूरिन है उसका सबसे पहला क्या हो सकता है कि यूरिटर है वो ब्लेडर के अंदर सही से इंसर्ट नहीं हो पाया, इंट्राम्यूरल पोर्शन सही नहीं है, जिसको हम बोलते हैं यूरिट्रो वेजिकल जंक्शन, वो आपका इनकॉम्पिटेंट है। या फिर क्या है, ब्लेडर में प्रेशर इतना ज्यादा प्रेशर है कि वो सारा यूरिन को बैक फ्लो करा देता होता है। ओके, ठीक हो गया। और जब यूरिन बैक फ्लो करेगा तो जो आपका इन्फेक्टेड यूरिन होगा वो किडनी के पास पहुंच जाएगा, और जब वो किडनी के पास पहुंचेगा तो वो पाइलोनेफ्राइटिस करा देगा। तो जो मोस्ट कॉमन काज ऑफ पाइलोनेफ्राइटिस होती है वो क्यों होती है, ओके, वो पाइलोनेफ्राइटिस रिट्रोग्रेड फ्लो ऑफ यूरिन की वजह से होती है, वेजिको यूरेट्रिक रिफ्लक्स की वजह से होती है। उम्मीद है कि आपको ये बेसिक एनाटॉमी समझ आ गई होगी। तो अब हम स्टार्ट करेंगे बेसिक फिजियोलॉजी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। और कैसा आपको लग रहा है इस सेशन रीनल का?